नमस्कार, मैं हूं मलखी त्रोथान। जिसकी काट न मिल सके वो दलील बन जाओ। जिसकी काट न मिल सके वो दलील बन जाओ। मेरी जमीन का बंटाधार हो गया, मेरी भी पैरवी कर लो, मेरा वकील बन जाओ। आप सभी का स्वागत न्यूज नेत्रा में। आप सोच रहे होंगे ये कार्यक्रम कुछ लीगल की बात हो रही है, लेकिन साहित्य का इसमें पुट आ रहा है। जी हाँ, आज हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जिस मुद्दे से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हम चले सीधे हरिद्वार के जाने माने अधिवक्ता श्री आशीष पवार जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। कोई अगर जमीन लेने का प्लान कर रहा हो तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, कैसे ये पड़ताल करे कि जिस जमीन को लेने की प्लानिंग कर रहा वो जमीन बेचने लायक है, लीगल है कि नहीं है? एक आम आदमी संपत्ति के कागजात से अनभिज्ञ होता है, उसको कोई जानकारी नहीं है जी। सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका है जी कि आप किसी एक अनुभवी अधिवक्ता को उसके लिए हायर करें। बिल्कुल। आप सीधा प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में न आए। बिल्कुल। और आप किसी एक जानकार व्यक्ति को बीच में रखते हुए अपने संपत्ति के कागजों की जांच कराएं। जी। इसके लिए जो भी संपत्ति का विक्रेता है जी। आपका प्रथम दायित्व है कि आप उसके संपत्ति के मालिकाना अधिकार से संबंधित सभी कागजों की जांच कराएं। जी। क्या वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक है या नहीं है। जी। कई बार संपत्ति में आपके पास भले ही मालिकाना अधिकार आपको शो होता है, आपको दिखाया गया है, आपको कागज प्रोवाइड किया गया है, जी। जी। बट असल में उस संपत्ति पे उसका मालिकाना अधिकार होता ही नहीं है। जी। यही सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हमारे यहाँ पर होता है। कौन से डॉक्यूमेंट या कौन से दस्तावेज हैं जिस पे हम मान सकें कि हाँ ये जमीन इसकी है? सर सिर्फ जमीन होना ही वैलिड नहीं है। जी। जी। जैसे हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं। जी। जी। हमारे यहाँ उत्तराखंड के व्यक्ति के पास तो मालिकाना अधिकार है, लेकिन अन्य स्टेट का व्यक्ति आकर डायरेक्ट उस जमीन को परचेज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक एडवोकेट से उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। केवल मोबाइल के ज्ञान के द्वारा और सब विश्वविद्यालय का जो ज्ञान बंट रहा है जी 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 काफी जी खतरनाक। आज के आधुनिक युग में लोग ऑनलाइन को ज्यादा ही ज्ञानवान समझ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना यह है जब तक आप किसी की चीज की प्रैक्टिकली जानकारी ना हो, बिल्कुल, आप केवल थ्योरेटिकल पढ़ के उस चीज की जानकारी नहीं ले सकते। दूसरा सवाल ये आता है कि बाय द वे आप ठगी गए हो, संपत्ति के धोखे में आपने किसी को ठगी लिया और आप ठगी के शिकार हो गए हो, तो अब आपके पास क्या कानूनी रास्ता बचता है? यदि आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है और आपको उसकी जानकारी लगती है, सर्वप्रथम आपको उस चीज की जानकारी अपने नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन हो वहां देनी चाहिए। जी जी जी। आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से बिना अधिवक्ता के भी जी। आप एक सिंपल सादे कागज पर एप्लीकेशन लिखकर अपने नियरेस्ट थाने में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या छल कपट किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ऐसे जमीन जायदाद लेने के लिए आप वकील के पास तो जाएं, और क्या रास्ता बचता है कि जो पुख्ता जमीन हो? सर सबसे अच्छी और सबसे जरूरी चीज है जी कि आप संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा या डील करने से पूर्व जी संपत्ति के असल कागजात की जांच जरूर कराएं। जी हो सके तो संपत्ति का लेन देन संपत्ति के असल स्वामी के द्वारा किया जाए, जी ना कि बिचौलियों के द्वारा। ये भी कहा जाता है कि अगर आप लोन ले रहे हो किसी बैंक से तो फिर वो जमीन मान के चलिए 99% पक्की होती है। ये बात कितनी सही है? हाँ सर बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि बैंक के द्वारा अगर आप कोई संपत्ति का क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें बहुत हद तक आपका रिस्क फैक्टर जो होता है ये कम हो जाता है बिकॉज उसमें बैंक भी इंक्लूड होता है। अगर आप बैंक से नहीं भी खरीदना चाहते हैं जी तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे यही कहा था, सबसे पहले आपने किसी अधिवक्ता से अपने कागजों की जांच करानी चाहिए। बिल्कुल। और बैंक से अगर आप लोन लेने के इच्छुक हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? सर वैसे तो बैंक आपकी आमदनी के आधार पर आपको लोन देता है। जी जी जी। लेकिन संपत्ति के कागजों में, क्योंकि जो मेरा फील्ड है मैं तो आपको उसी से संबंध में ज्ञान दे पाऊंगा। जी जी। संपत्ति के कागजों के संबंध में जी जो भी संपत्ति का विक्रेता है या वर्तमान स्वामी है उसके कम से कम 13 साल जी अधिकांशतः 30 साल तक मालिकाना अधिकार संबंधित समस्त कागजों की जांच बैंक कराता है। एक बात और आती है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। जी ये क्या होती है दाखिल खारिज? अगर मैं आपको पहले की प्रक्रिया है या बाद की प्रक्रिया है? अगर मैं आपको साधारण शब्दों में कहूं जी जी दाखिल खारिज का तात्पर्य संपत्ति पे कब्जे से है। कब्जे से जी जी। हमारे यहाँ ZA के तहत जो जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम है हमारा जी जी उसके तहत
धारा 34-35 में इसका प्रावधान है जी जिसके तहत संपत्ति पर मालिकाना अधिकार के लिए जी आपका कब्जा, दखल, इसमें वर्ड है दखल खारिज, दखल खारिज, आपका कब्जा संपत्ति के अच्छा जो एक्चुअल वर्ड दखल खारिज है, कागज हैं हाँ। उन पर आपका नाम चढ़ जाता है। चढ़ जाता है। और क्या दखल खारिज यानी कि दाखिल खारिज कराना जरूरी हो जाता है? नहीं, ये कहीं मैंडेटरी नहीं है। जी जी केवल दखल खारिज आपका जो भी रेवेन्यू से संबंधित संपत्तियां हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। दखल खारिज आप कहीं जगह, आप चाहो तो अपना नगर पालिका में भी नाम चढ़ा सकते हैं, आप खतौनी पे अपना नाम चढ़वा सकते हो, या जो भी लोकल बॉडी हो आपकी, आप उसमें भी अपना, आप आवास विकास में अपना नाम चढ़वा सकते हैं, आप किसी प्राधिकरण में अपना नाम चढ़वा सकते हैं, आप कहीं पे भी अपना नाम चढ़वा सकते हैं। सवाल एक और बनता है कि दाखिल खारिज अगर नहीं है मेरे नाम जी, तो उन मामलों में इस मामले में भी क्या दृष्टि हो जाती है? हाँ सर, मैंने भी आपसे बताया ना, दाखिल खारिज होना या ना होना संपत्ति पे कोई मैंडेटरी नहीं है। जी 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 एक्चुअल में दाखिल खारिज का संपत्ति के मालिकाना अधिकार से कोई संबंध या वास्ता नहीं है। दाखिल खारिज का सर्वप्रथम हम जो उसमें भाव लेते हैं वो उस पे कब्जे से, उसके पोजीशन से है। अगर आप उन कागजों में अपना नाम नहीं चढ़ाते हो, डज नॉट मीन कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो। जी 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 आपने एक संपत्ति को किसी भी डॉक्यूमेंट के द्वारा क्रय किया है या प्राप्त किया है, अगर वो संपत्ति नगरपालिका अंदर है, कहाँ कराओगे आप? नगरपालिका में होगा। नगरपालिका में कराओगे। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो तो नगरपालिका उसमें दाखिल खारिज नहीं करेगी आपका। पावर ऑफ अटॉर्नी एक शब्द और इस्तेमाल होता है, हालांकि अन्य जगहों पे भी होता है। तो जनरली उसका मतलब ये होता है कि किसी को अधिकार दिया जाता है, लेकिन वो अधिकार कब तक रहता है उसका? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी जी सर, पावर ऑफ अटॉर्नी का मूल जो हमारा अर्थ है जी, ये किसी संपत्ति या किसी अधिकार के लिए दिया गया है। एक पर्टिकुलर है कि उसमें आपने क्यों दिया है अपना पावर। जिस भी कर्तव्य के लिए आपने अपना वो पावर दिया है, जो भी अटॉर्नी का होल्डर है उसको उस कर्तव्य का निर्वहन करना है। जी, यदि किसी को बेचने का अधिकार, किसी व्यक्ति को बेचने के लिए हमने नॉमिनेट किया है तो उसको अधिकार है, वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। किसी को केवल देखरेख करने का अधिकार दिया है तो वो देखरेख करेगा। किसी को अधिकार दिया है कि आप इस जाके हमारी तरफ से साइनिंग कीजिएगा, उसको वो अधिकार है। तो उसमें टाइम बाउंड भी होता है कि नहीं, टाइमलाइन इतने अगर आप उसमें टाइमलाइन डालना चाहते हैं तो आपका अधिकार है वो भी। अच्छा, जो भी एग्जीक्यूटर है उसको पूर्ण अधिकार है वो किस चीज के लिए, कितने समय के लिए उस पावर को दे रहा है, ताकि उसकी पावर का कोई दुरुपयोग भी ना हो। और जैसे खुदा ना खास्ता, भगवान न करे, जो पावर देने वाला है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या ऑटोमेटिकली? बिल्कुल। यदि अटॉर्नी जो एग्जीक्यूटर है अगर किसी भी कारणों से उसकी डेथ हो जाती है, वो अटॉर्नी स्वतः ही निरस्त ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। उस दौरान उसके द्वारा किया गया प्रत्येक इस संबंध का कार्य शून्य मान लिया जाएगा। तो ये थे आशीष पवार जी, जिन्होंने की तमाम जानकारी दी रियल एस्टेट के बारे में, जमीन के बारे में, मकान के बारे में, और उसके लीगल जितने पॉइंट्स हैं, इनपुट एंड लीगल रेमेडीज हैं, बहुत विस्तार से। निश्चित रूप से कुछ सवाल छूट गए हों, जो लोग इस समय देख रहे हों, उनका कोई सवाल है कि ये सवाल नहीं पूछा साहब, वो सवाल रह गया, कमेंट बॉक्स में लिखें आपका सवाल क्या है। मैं निश्चित रूप से अगले एपिसोड में उन सवालों को लेकर एक बार फिर सर के पास आऊँगा। देखते रहिए न्यूज़ मित्रा। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।